अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है पाकिस्तान की ताज़ा सियासी सूरत हाल के हवाले से। ताज़ा सूरत हाल ये है कि थोड़ी देर पहले तक जो लॉन्ग मार्च था वो मरीद के से कुछ पीछे था, और इमरान खान साहब ने आज भी जब वो रवाना हुए और शाहदरा तक पहुंचे और शाहदरा से उन्होंने कामों की पहुंचना था, रास्ते में 2-3 दफ़ा खिताब किया। खिताब की तफसीलात आप सब तक मौजूद हैं। जो बातें उन्होंने की आपने सुनी, और जो बातें वो आइंदा करेंगे वो भी सुनेंगे। थोड़ी देर पहले इतला आई कि इमरान खान साहब जो है वो आखिरी तकरीर करके वो रवाना हो गए हैं वापस ज़मान पार्क लाहौर के लिए, जहां रात क़याम करेंगे और कल सुबह एक मरतबा फिर जो लॉन्ग मार्च है वो मरीज कैसे रवाना होगा, वो क्यों वापस हुए हैं अधूरा छोड़कर, क्या उनके ये प्लान का हिस्सा था या कोई और है, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा आज इसी लॉन्ग मार्च से जुड़ी हुई बात सनसनीखेज खबरें हैं। आज शाम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऑडियो टेप सुनाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मुबैना तौर पर साबिक वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर मीन गंडासपुर साहब की आवाज़ और एक उनके साथी की आवाज़ सुनाई जाती है, जिसमें यह प्लान किया जा रहा है कि जब लॉन्ग मार्च होगा तो रावलपिंडी के गिरदोनवा में कुछ बंदूक बरदार आएंगे और वो बंदूक बरदार बता के वो बकौल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि वो कोई उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये बात कहाँ तक पहुंचेगी, इस बात को लेकर हुकूमत कहाँ जाएगी। इतराज ये भी हैं कि शायद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वैसे 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था उसके हवाले से ऑलरेडी एक पिटिशन जो है वो ज़ेर बहस है, ज़ेर समाअत है। इसी तरह के मामला हुकूमत क्या कर रही है, जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा, उसके मकासद क्या होंगे, इन्हीं मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, अब पता नहीं साबिक MNA हैं, इनके अपने बकौल या इस्तीफा दे चुके हैं नहीं दे चुके, बहरहाल लाल चंद माली साहब जो है मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा ज्वाइन हमें किया है आसमा शराजी साहबा ने, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तजज़िया निगार हैं और आज TV की बड़ी डिस्टिंग्विश स्टाफर हैं। इसके अलावा सलीम शेख मौजूद हैं मेरे साथ, वो लॉन्ग मार्च के साथ चल रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, और इस वक्त भी जो है वो उस सड़क पर मौजूद है जहां थोड़ी देर पहले तक लॉन्ग मार्च मौजूद था। अब वो रुक गया है और कल फिर रवाना होगा। तीनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। चूंकि सलीम शेख मौजूद हैं उस लॉन्ग मार्च के साथ, उस हजूम का हिस्सा हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सलीम साहब, अभी थोड़ी देर पहले इतला आई कि इमरान खान साहब जो हैं अब वो वापस चले गए हैं, उस्मान पार्क गए हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि कल सुबह मरीज के से ये लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा, लेकिन उनकी इस ट्वीट के बाद अभी मैंने देखा कि असद उमर साहब का एक बयान चल रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एक अहम मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं वापस लाहौर। क्या इतलात हैं आपके पास इस अहम मुलाकात के लिए, सियासी स्टंट है या वाकई सचमुच की मुलाकात होने वाली है जिसके लिए वो फौरी तौर पर उजरत में वापस चले गए? जी बिल्कुल, देखिए कि आज का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से जिस तरह अचानक जो ऐलान किया गया है कि हम लॉन्ग मार्च जो है वो फौरी तौर पर यहाँ से खत्म कर रहे हैं और फिर कल दोबारा जो है वो 11:30 बजे जो है वो मरीद के से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर का सफर जो है आज लॉन्ग मार्च में तय किया गया है। 3 से 4 जगह जो है इमरान खान साहब ने वो खिताब किया है, उन्होंने अदारों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और साथ साथ जो है अब जो इतला आई है वो यही आई है कि ऐलान किया है और इमरान खान जो है अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के यहाँ से रवाना हो गए। जबकि इतला यही है कि इमरान खान को कोई एक खास फोन आया और उस खास फोन के बाद उन्होंने ये अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है और चेंज करने के बाद जो है वो अब हो सकता है कि वो ज़मान पार्क का तो यहाँ से कह कर गए हैं, हो सकता है ज़मान पार्क ना जाएं, कोई ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर जो है वो कोई मुलाकात या कोई अहम लोग बैठे हो और उनसे बैठकर जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मुज़ाकरात किस शख्सियत से होने हैं, कहां पर होने हैं और किस बुनियाद पर होने हैं, क्योंकि बुनियाद तो जो है इमरान खान का वो यही है। कल भी हमने इमरान खान से इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा था कि लॉन्ग मार्च जो है हमने शुरू कर दिया और इसके जो नताइज हैं वो यही आएंगे कि साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे और हुकूमत का खात्मा होगा। जबकि इससे 2 रोज कबल पहले जो है वो उन्होंने अपना एक ट्विटर बयान दिया था और उनका ये कहना था कि उनका ये मकसद नहीं है कि वो हुकूमत को खत्म करें या हुकूमत को बनाएं, बल्कि उनका ये मकसद है कि हकीकी आज़ादी की तरफ जो है वो निकल पड़े। लेकिन अब जिस तरह आनन फानन जो अचानक ये लॉन्ग मार्च को खत्म किया गया है उससे बज़ाहिर यही लग रहा है, जिस तरह असद उमर भी कह कर गए हैं कि कोई अहम शख्सियत से मुलाकात होने वाली है, क्योंकि आज का जो प्लान किया गया था। अच्छा सलीम, ये बताइएगा कि ये तो ज़ाहिर पता चल जाएगा कि क्या वाकई कोई अहम शख्सियत आ गई है, मुलाकात हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही, कल तक सारी चीज़ सामने आ जाएगी।
कल और आज जो लॉन्ग मार्च था, उसको अगर हम नंबर के हवाले से बात करें, उसको हम उसकी जो एक मूड होता है क्राउड का उसके हवाले से बात करें, चार्ज माहौल होता है, एक बड़ी जोश व खरोश की कैफियत होती है, क्योंकि मुतज़ाद इतलात हैं जो मुखालिफिन हैं अपोजिशन के यानी इमरान खान साहब के, वो इस लॉन्ग मार्च को नाकाम करार दे रहे हैं, जबकि जो इमेजेस जो पीटीआई के सोर्सेज से आते हैं वहां उस लॉन्ग मार्च को बड़ा तारीखी और बहुत बड़ा करार दिया जाता है। इन दोनों के दरमियान हकायक क्या हैं, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने क्या देखा है अब तक? जी देखिए, मैं लॉन्ग मार्च में कल से बिल्कुल साथ हूँ। कल 11 बजे जो है लिबर्टी से लॉन्ग मार्च का जो है वो मैंने यहाँ से रिपोर्टिंग शुरू की थी और कल जो है वो बहुत ज्यादा लोग थे और कल तकरीबन 2 किलोमीटर का जो फासला है उन्होंने तकरीबन 2 से ज्यादा घंटे में उन्होंने तय किया था और फिर इसी तरह जो है वो इच्ता जब पहुंचे थे तकरीबन वो 4 किलोमीटर बनता है लिबर्टी से, वो भी उन्होंने तकरीबन कोई 3.5 घंटे में उन्होंने ये सफर तय किया था। तो कल का जो माहौल था, कल के जो लोग थे, कारकुनान थे, उनके खिलाड़ी थे, वो बहुत ज्यादा थे और लोग जो है वो बहुत ज्यादा आए हुए थे और आज भी कोई कम नहीं थे, क्योंकि हम जो है आज इमरान खान के कंटेनर के आगे ही रहे हैं जब से वो आए हैं और जिस स्टॉप पर इमरान खान थे वहां पर जो है हजारों की तादाद में जो है लोग मौजूद थे और मैंने ये देखा है कि वो लोग थे जो आज खुद आए हुए थे, उनको किसी की तरफ से लेकर नहीं आया गया। हमारे साथ में हमने लॉन्ग मार्च ठीक सलीम शेख हमारे साथ रहिएगा, आपसे बात हम करते रहेंगे। जरा इन्वॉल्व करते हैं लाल चंद माली साहब को, उसके बाद हम बात करेंगे आसमा शराई साहब का, उनसे बात करेंगे, उनका तजिया लेंगे कि ये ताज़ा जो सूरत हाल क्या है, डेवलपमेंट क्या है। आज ही लाल साहब हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील की जो पहले 9 अफराद पर मुश्तमिल थी, फिर 11 पर, फिर 13 पर, जिसमें सारी इत्तेहादी जमातों के अफराद शामिल हैं। कितना संजीदगी से लेते हैं आप मुज़ाकरात की इस तजवीज़ को, इस कमेटी को, और फिर ये जो एक डेवलपमेंट है आप तस्दीक कर सकते हैं, इसकी तरदीद कर सकते हैं कि वाकई किसी हम शख्सियत ने मुलाकात के लिए आना है, आ गई है? अगर इस कमेटी की तश्कील को देखें तो क्या वाकई कोई रास्ता हमवार होता नजर आता है आपको मुज़ाकरात का? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। एक बड़ा ख्याल था इस हुकूमत का कि ये लॉन्ग मार्च फेल हो जाएगा। उन्होंने नेशनल मीडिया पे बैन किया हुआ है हमारा लॉन्ग मार्च, इमरान खान की तकारीर, हमारी पार्टी के लीडर, अब तो पार्टी के लीडरान की तकारीर जो बाकी लीडरान उनकी भी उन्होंने पे इमरान ने बंदिश डाली हुई है, वो नशर नहीं हो सकती। लेकिन हमारी सोशल मीडिया टीम्स ने बात तो कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च के बारे में बात कर रहे हैं, लाइव बात कर रहे हैं, पाबंदी कहाँ से आ गई? इस वक्त हम 14 में भी तो किया था, हम लाइव बात कर रहे हैं, आपसे इसी लॉन्ग मार्च के बारे में बात कर रहे हैं। आपको वहाँ होना चाहिए था, आसमा शिराजी साहब आपको भी, हमारे सलीम शेख साहब मौजूद है, साथ चल रहे हैं, उनके लाइव दिखा रहे हैं। वो भी यही बता रहे हैं ना, वो भी यही बता रहे हैं कि ये बहुत ही एक कामयाब जबरदस्त किस्म का लॉन्ग मार्च हो रहा है। उससे ये हुकूमत बहुत ज्यादा घबराई हुई है। आप देखें कि पहले ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई, पहले तो ये दावा करते रहे कि हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, सिर्फ दावा कर रहे हैं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने से रोका जाए। अब जब लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है तो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। नून लीग का एक वतीरा है कि वो ऑडियो पे बड़ा खेलती है और पता नहीं कहां से कौन कौन सी ऑडियोज ले आते हैं और वो आके लोगों को सुनाते हैं और टीवी का और तरदीद नहीं है तक उसकी गंडापुर साहब की जानिब से। देखिए उसमें मैं नहीं समझता, उसमें कोई खास बात थी भी नहीं उसमें क्या था, वो कह रहे बंदूकों की बात हो रही है। तो आपके पास भी होगी, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास लाइसेंस गन तो हर किसी को, उसने लाइसेंस गन की बात की है उसमें, तो उसका राइट ठीक है, इसका मतलब वो ऑडियो ठीक है। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने कहा लाइसेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं कह रहा हूँ उस ऑडियो में है कुछ नहीं, बाय द वे उसमें कुछ खास है नहीं। तो मुज़ाकरात की जहां तक बात है तो ये हुकूमत मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात में कभी सीरियस थी। इवन लॉन्ग हम तो जब से हमारी हुकूमत गई है, हम सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि आप इलेक्शन का टाइम फ्रेम तय कर ले हमसे, हम आपसे बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। उनकी संजीदगी का आलम ये है क्योंकि ये खुद जो गवर्नमेंट है वो डिसीजंस नहीं ले सकती ना। आप पहले इन्होंने डिसीजन कौन ले रहा है फिर हुकूमत के बिहार? लेकिन अब अंदाजा लगाए आप, जो कमेटी भी आज इन्होंने बनाई तो किस तरह से बनी है, 6 लोग, 7 लोग, 12 लोग, 13 लोग, अभी भी जो है इनकी बस में कुछ भी नहीं है ना। फैसले ये छोटी मोटी जमायतें हैं, टांगा जमायतें भी इसमें हैं, सबको ये लेके चल रहे हैं, लेकिन फैसले लंदन से आ रहे हैं। जो सजा याफ्ता एक शख्स है वो बैठ के वहां से इनको फैसले सुना रहा है। अब तो इमरान खान सजा याफ्ता हो चुके हैं, नाहल हो चुके हैं वैसे। जी पहले कर लेना, इमरान खान को आप कुछ भी कर ले, वो मुल्क से भागे तो नहीं है,
وہ تو ابھی بھی لاکھوں لوگوں کے درمیان میں موجود ہے. اگر وہ اس طرح کی ان پہ کوئی چیز ہوتی تو آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہو رہے، فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. کرنے کس سے ہونے؟ انہوں نے خود آگے، حکومت نے تو خود آ کے ڈینائی کیا ہے، اور آج پریس کانفرنس کی ہے. رانا ثناءاللہ نے الگ کی ہے، مریم ملک صاحبہ نے الگ سے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور جن کے زیادہ جو پاورز دیٹ بھی ہم کہتے ہیں وہ تو ہمارے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو کس سے مذاکرات کرنے؟ ہمارے مذاکرات پاکستان کی عوام کر رہی ہے. آسما شرازی کو لیتے ہیں. آسما صاحبہ، آپ تو ساری زندگی آپ نے مذاکرات ہوتے بنتے بگڑتے دیکھے ہیں، پس پردہ بھی، ظاہری بھی، پوشیدہ بھی. ابھی لال چند صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے. اسد عمر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ مذاکرات کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. اچانک حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنا رہی ہے. تو یہ جو متضاد خبریں ہیں، متضاد اطلاعات ہیں، حکومت جو ہے، حکومتی کمیٹی جو ہے، وہ واقعی کیا اتنی آتھورائز ہوگی کہ وہ بات چیت کر سکے گی؟ اور کیا واقعی کوئی ایسی پس پردہ ڈیولپمنٹ ہوگی صرف 2 دن کے لانگ مارچ سے؟ کیا ممکن ہے اس طرح سے؟ دیکھیے، اگر مذاکرات نہیں ہو رہے تو مذاکرات ہونے چاہیے، یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اگر عمران خان صاحب پہلے اب تک یعنی یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو بات چیت نہیں کرنی، تو ان کو بات چیت کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ پریشر گروپ نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. ان کی ایک سپورٹ ہے، ان کی ایک ووٹس ہیں ان کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو انہوں نے دروازہ بند کر دیا، وہ خود ہی ایک طرح سے بند گلی میں اس وقت خود کو محسوس کر رہے ہیں. کیونکہ بالکل سلیم شیخ صاحب بھی کور کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. نمبرز کے اوپر نہ کبھی ہم نے کمنٹ کیا ہے، نہ ہم کریں گے، کیونکہ نمبر کم ہوتا رہتا ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا بالکل یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات درست ہے، جس مقصد کے لیے وہ نکلے تھے، جس ہدف کے لیے، وہ ان کو پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اور جو خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ پریزیڈنسی کے اندر، اور پھر جو پریزیڈنٹ صاحب جو ہماری اطلاعات ہیں، اور اس کی کوئی تردید نہیں آئی کہ پریزیڈنٹ صاحب پھر خود بھی گئے تھے کہ مذاکرات جو ہے وہ کیے جانے چاہیے، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی ایفرٹ کی تھی، سنسیئر ایفرٹ کی تھی. میرا خیال ہے اس وقت عمران خان صاحب کو مان لینا چاہیے تھا کہ کہیں بیٹھ کے بات ہو جاتی. لیکن سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ کہ عمران خان صاحب انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ فوج سے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج غیر سیاسی کردار نہ ادا کرے بلکہ سیاسی کردار ادا کرے، کیونکہ انتخابات دینا جو ہے وہ فوج کی نہ تو ان کی جورسڈکشن ہے، نہ ان کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، نہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کوئی ایکشن دے. جی بالکل، ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں، لیکن ایک میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بتائیے گا کہ اسد عمر ظاہر صاحب ظاہر ہے سیکرٹری جنرل ہیں، پارٹی کے بڑے اہم ترین آدمی ہیں، سمجھ لیں کہ رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ میں سے کوئی ایک ہینڈ ہے وہ عمران خان صاحب کا. جب وہ کہتے ہیں کہ وہ دھرنا چھوڑ کے اچانک روانہ ہوئے ہیں لاہور کے لیے اور کوئی اہم شخصیت ان سے ملاقات کر رہی ہے، کتنی اتھینٹک ہوگی یہ بات، ان کی یہ اطلاع؟ دیکھیے، اگر اسد عمر صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ وزن ہوگا. وہ اپنی پارٹی کے سینئر موسٹ لوگوں میں سے ہیں، جنرل سیکرٹری اپنی جماعت کے، اور وہ مطلب کھلے عام ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر کے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ مذاکرات ہو کس کے ساتھ رہے ہوں گے؟ یہ دو ہی چیزیں، یا تو آپ کے کچھ اور لوگ ہوں گے جن کو آپ تھریٹس دے رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہوں گے، یا آپ حکومتی لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے. حکومت سے آپ بات کرنا نہیں چاہتے، آپ طالبان سے بات کر سکتے ہیں مگر آپ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پس پردہ بیک ڈور چینل جن لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں انہیں سے بات چیت کر رہے ہوں گے. تو کیا عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ آپ ایک پارلیمانی جماعت ہوتے ہوئے جس کی اتنی بڑی تعداد میں سپورٹ موجود ہے، سیٹیں موجود ہے، ابھی بھی عمران خان صاحب کی جو طاقت ہے اگر آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تو وہ کم نہیں ہے، 4 حکومتیں ان کے پاس ہیں. اس کے اوپر کیوں بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ اس پہ بھروسہ کریں، بجائے یہ کہ یہ بیک ڈور چینل بات چیت اور مذاکرات اور غیر معینہ مدت تک کے لیے آرمی چیف کی توسیع، یہ اس طرح کی جو آفرز ہیں وہ کرنے کی بجائے عوام پہ بھروسہ کریں اور اپنے ووٹس پہ اور اپنے سپورٹرز پہ بھروسہ کریں اور سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں. تبھی ان کو کوئی نہ کوئی کامیابی ملے گی اور یہی ان کا مستقبل بھی ہے. اور ظاہر ہے ان کو آئندہ بھی الیکشن لڑنے آسما ہم نے بریک لینی ہے، بریک لے لیں، اور بریک کے بعد اسی موضوع کے مذاکرات دھرنا آگے چلے گا یہیں رکے گا، اس پر بات چیت کریں گے، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں مختصر سی.
वेलकम बैक। वक्फे से पहले बात की थोड़ी सी अपने मेहमानों से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के हवाले से कि इमरान खान साहब क्यों रवाना हुए हैं, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये सारी बातें जो हैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम बात करते हैं लालचंद साहब आपसे। जिस तरह आसमा ने कहा, जिस तरह इमरान खान साहब ने कल या परसों अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने आर्मी चीफ को तौसीक़ की ऑफ़र की थी जब रिजीम चेंज की बात हो रही थी, और उन्होंने ये कहा कि हम तो इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन की बात करने जाते हैं जब भी जाते हैं। पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि इमरान खान साहब बड़े उसके अलमबरदार हैं आइनी बालादस्ती के, उसमें कहाँ लिखा है कि इलेक्शन का मुतालबा जो है आर्मी चीफ से किया जाए, इलेक्शन आर्मी चीफ कराएं, श्योरिटी आर्मी चीफ दें? ये तो फिर खुद अपने आप को सरेंडर करने वाली बात है ना, कि आप जो है वो एक ऐसे इदारे को कहते हैं जिसका ताल्लुक नहीं है, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है। सर, उस पर मैं बात करता हूँ। आसमा ने जो बात की, उन्होंने एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बातचीत करने की मुखालिफ है या बातचीत नहीं करती या बातचीत करके मसाइल को हल करना नहीं चाहती। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम शुरू से ये कह रहे हैं बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप हमें इलेक्शन की डेट दे दें। अब वो कहते हैं इलेक्शन जो है वो आइन और हमारा टेन्योर सब कुछ मुकम्मल होगा, उसके हम बात देंगे। उसमें हमें एतराज था। आपने देखा इमरान खान को हटाया गया तो सबसे पहले पब्लिक बाहर निकली। उसके बाद पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए, आपने देखा कि हमने 2/3 मेजॉरिटी से इनको धूल चटा दी। उसके बाद हमने 56 या 60 के करीब जलसे किए, करोड़ों अवाम ने वो जलसे अटेंड किए। फिर आखिर में नेशनल असेंबली का इलेक्शंस हुआ। तो आप समझिए कि पूरी अवाम ने एक अपना फैसला दे दिया। देखिए, आईने पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का हक दिया हुआ है। वो हक क्यों दिया हुआ है? आर्मी चीफ से मुतालबे का हक तो नहीं दिया ना? नहीं, मैं उस पे आता हूँ। हक इसलिए दिया हुआ है कि जब आप बाहर निकले, अवाम बाहर निकले, तो हुकूमत समझे कि अवाम क्या चाहती है, उसके फैसले का एहतराम करे। आप तो कहते हैं, मैं यहाँ रुकूं, आप तो कहते हैं कि हम इस हुकूमत को मानते नहीं है। जब आप इस हुकूमत को मानते नहीं है तो फिर आप ये मुतालबा क्यों करें? मुतालबा तो आप करते हैं आर्मी चीफ से। चले आर्मी चीफ पे भी आते हैं ना। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि हमने एक्सटेंशन की बात की, ये बात कहाँ आई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल जवाब में इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने ऑफर की थी, उन्होंने कहा की थी, लेकिन किस पेराए में बात हुई थी, क्यों हुई थी? तो वो तो इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी ख्याल रख रहे हैं। वो ये भी ख्याल रख रहे हैं कि ऐसी कोई चीज ना की जाए जिससे पाक फौज की साख पे कोई असर आए। वो खुद आके बता रहे होते हैं कि हम मार्च 2021 तक सब कुछ हम देख रहे थे, उसके बाद हमने हाथ निकाल दिए। तो देखिए, ये इस मुल्क की हकीकत रही है, वो खुद भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम उस हकीकत का शिकार नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, हम इस काम में नहीं पड़ना चाहते। फिर आप उस काम में क्यों डालते हैं उनको बार बार? देखिए, अगर न्यूट्रल है तो मुझे बताएं कि आजम स्वाति साहब ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? नहीं, आजम स्वाति को फौज ने गिरफ्तार तो नहीं किया, उस तो FIA ने गिरफ्तार किया। FIA के एहलकार अगर न्यूट्रल है तो प्रेसिडेंसी में मुलाकातें क्यों हुई अभी? तो वो तो इमरान खान साहब अगर न्यूट्रल है तो आपके चीफ साहब अमेरिकन काउंटर पार्ट्स को या पॉलिटिशियंस को फोन करके इस हुकूमत के लिए कर्जा क्यों मांगते हैं? अच्छा, उनका काम तो इमरान खान साहब के दौर में सदर जाते थे उनके कहने पर। चले, हम तो कह रहे हैं ना, एक पेज पे थे, ये कह रहे न्यूट्रल है, वो भी कह रहे थे हमें इलेक्शन का मुतालबा फौज से करना नाजायज नहीं है, जायज है बिल्कुल। नहीं, बात सुने, ताकि हम आगे बढ़े ना इस बात पे। आप आगे बढ़े, बिल्कुल आप आगे बढ़े। जो आपके रिपोर्टर ने कहा है उसके साथ उसने कहा है कि इस वक्त इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है। हम ना फौज से मुतालबा कर रहे हैं, ना इस हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की अवाम मुतालबा करिए, इमरान खान मुतालबा नहीं कर रहा। आप ये बताइएगा कि जो कमेटी बनी है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, क्या इतना बड़ा बोझ, मुज़ाकरात का बोझ, एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी हुकूमत जिसको इमरान खान जो कि मैदान में मौजूद हैं, सड़क पर मौजूद है, उसको मानते नहीं है, तो ये मुज़ाकरात की जो कमेटी है ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है, सियासी बयान है, दिखावे के लिए है? करेगी क्या? क्या ये बोझ उठा पाएगी? देखिए चौधरी साहब, इससे एक सिनेरियो को समझना पड़ेगा। इस वक्त जो एज इट इज सिनेरियो है, जो फैक्चुअल है, वो ये है कि इमरान खान साहब सड़क पे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मशरूत है मेरे मुज़ाकरात अगर आप इलेक्शंस की तारीख देते हैं। हुकूमत कहती है हम इलेक्शंस की तारीख नहीं देंगे, फौज कहती है आप दोनों आपस में मामला तय कर लें। ये सिचुएशन है ना, इससे किसी को एतराज नहीं है। अब इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो मुज़ाकरात हुकूमत उनसे करती है और इमरान खान साहब की बात तस्लीम नहीं होती तो इमरान खान साहब को पीछे हटना पड़ेगा। वरना दूसरी सूरत में क्या होगा कि इमरान खान साहब यहाँ आ जाएंगे इस्लामाबाद में, यहाँ बैठ जाएंगे, उसके बाद महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, जितने महीने भी वो बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं। दूसरी सूरत में ये होगा कि अगर इमरान खान साहब की बात को तस्लीम कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि ठीक है
कुछ हम पीछे हटते हैं, कुछ आप पीछे हटे, आप पार्लियामान में आ जाएं, हम आपको इलेक्शन की तारीख पे भी तस्लीम। लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब को बबांगे दोहल ये कहना पड़ेगा कि हम दोनों अपनी अपनी पोजीशन से हट रहे हैं। क्या इमरान खान साहब को ये मंजूर होगा? तो मेरा ख्याल है कि सारी बात इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब एक बड़ी जमात के और एक पॉपुलर जमात भी, सारी वैसे जमातें पॉपुलर है, वोट के जरिए से पता चलता है। और बहुत अच्छे तरीके से भी मली साहब ने बताया आपको कि उनको लोगों ने वोट दिए हैं, अभी ज़िमनी इंतखाब में भी वोट दिए हैं। लेकिन उसके बाद इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो सड़क के ऊपर एहतजाज के जरिए से अपने मुतालबात मनवाएं। मसलन वो निकले थे हकीकी आजादी का नारा लेके, वो कह रहे हैं सेक्टर इंचार्ज को तब्दील कर दें। अब आप मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि चूंकि बिलावल साहब का मुतालबा माना गया था माजी में, लिहाजा मेरे कहने पर भी, तो मेरे कहने पर इस्लामाबाद को बदल दिया जाए। बिलावल साहब का सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। बिलावल साहब का सिनेरियो तब बना था जब उनके आईजी सिंध को अगवा कर लिया गया था। उनके जी वो कुछ पसंद मुख्तलिफ था, ठीक कह रही हैं आप। जी उनकी पूरी पुलिस ने इस्तीफे दे दिए थे। आपको याद होगा कि पूरा जो सिंध था उसकी पुलिस ने रिवोल्ट किया था। तो क्या उस वक्त आपके सरेंडर इदारे ने किया तो क्या उनका करना बनता नहीं था? और उस वक्त कौन वजीर आजम था? इमरान खान साहब। आईजी किसका था? वफाकी हुकूमत का। क्या इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया आईजीपी के फेवर में? उस वक्त इनकी सिविलियन बालादस्ती उनको इंटरवीन करना चाहिए था, उनको इंटरवीन करना चाहिए था, उनको इंटरवीन बिल्कुल करना चाहिए था मली साहब। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की सियासी जमातों का, ये कल आपकी जमात के साथ होगा। लालचंद कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए ताकि फिर सलीम साहब की तरफ चले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आईजी सिंध के लिए अगर चेंज हो सकता है एक ऑफिसर पाक फौज का या किसी एजेंसी का, तो एक पार्लियामेंट्रियन जिसको नंगा करके मारा जाए उसके लिए नहीं हो सकता। आपके शहबाज गिल को उठा के मारा, इन्होंने साथी को मारा, आपके जर्नलिस्ट को उठा के मारा। तो देखें सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड करें ना। तो तरदीद करता है इस बात से कि हमने नंगा करके नहीं मारा, वो लाने कह चुके हैं। तो मुझे बताए वो क्या है रिपोर्ट? आईजी सिंध वाली रिपोर्ट का है, मुझे दिखाएं। तो इस्तीफे दे दिए थे ना सर। नहीं पूरी सिंध के मेरा सवाल ये है, हम इस्तीफा दे देंगे, उस पर कमीशन बना, उस पर कमेटी बनी कि उसकी इंक्वायरी होगी। एक में खत्म कर दो, एक मिनट, उसमें कमेटी बनी और पीपल्स पार्टी ने बनाई। वो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है कि वो उठाया भी था किसी ने कि नहीं? इमरान खान साहब की थी ना सर, रिपोर्ट तो आपको देनी चाहिए थी। नहीं, वफाक को देनी चाहिए थी। नहीं, वफाक ने नहीं बनाई थी। अगर वफाक अगर सूबे ने नहीं बनाई तो वफाक को चाहिए था। देखिए पूरे हुकूमत थी। आप भले जिद कर ले, जिद नहीं कर रहा, आप भले डिफेंड कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को और इदारों को वो डिफेंड करने के लिए बहुत लोग हैं, उनको मीडिया को उसका ठेका नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठेका लिया, लेकिन आजकल तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक्शन लेना चाहिए था अगर रिपोर्ट नहीं आई थी। ठीक है ना, अगर रिपोर्ट नहीं आई, अगर मैं रिपोर्ट ना बनाऊं तो मेरा डायरेक्टर न्यूज जो है उस पर एक्शन लेगा ना। अगर सूबाई हुकूमत ने रिपोर्ट नहीं बनाई, कमीशन की रिपोर्ट मंजूरी पे नहीं आई, तो एक्शन फिर इमरान खान साहब को लेना चाहिए था, मुझे तो लेना था। हर चीज के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये सुबह सिंध में एक वाकया हुआ था, उनका पुलिस का इल्जाम था, सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी ने सीएम सिंध के अवार्ड रिमेंबर उसकी सरबराही में वो रिपोर्ट लाहौर चलते हैं ना, वो गुम हो गई। अच्छा सलीम साहब, एक और इशू चल रहा है पैसे मुतल्लिका है। 2 रोज पहले आर्टिकल 149 के तहत खत लिखा वफाक ने और सूबों को, कहा कि ये आर्टिकल 149 है, इसके तहत चीफ सेक्रेटरी आईजी जो सारे हैं वो वफाकी हुकूमत के जो आईनी अहकामात हो गए उनको मानने के पाबंद हैं। 3 दफा गालमन या 4 दफा सीसीपीओ लाहौर को तब्दीली करने के ऑर्डर आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले फिर एक दफा खबर आई है कि जो सूबाई हुकूमत है, चीफ सेक्रेटरी हैं, आईजी साहब हैं, वो अपने सीसीपीओ को तब्दील करने से जो है वो इनकारी हैं। ये जो डेवलपमेंट है कि सूबाई हुकूमत वफाक से तावन नहीं कर रही, ये मामला अब कहां तक जाता नजर आता है आपको? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सीसीपीओ लाहौर जो गुलाम महमूद डोगर हैं, उनके हवाले से सूबाई हुकूमत तो ये वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि सुबह से जो अफसरान को ये तबादले हैं वो वफाक सुबह से पहले पूछ कर करेगी, लिहाजा उनका एक पहले से मौक़िफ़ आ चुका है। लेकिन ये कि क्योंकि एक कानूनी कार्रवाई चल रही है, ये 149 के तहत जो वफाक ने लेटर लिखा है और एक गुलाम महमूद डोगर को दोबारा से भी ये चारों सूबों को लिखा है, सिर्फ पंजाब को लिखा है, चारों सूबों को लिखा है, चारों सूबों को लिखा है। जी बिल्कुल,
بالکل وہ چاروں صوبوں کو بھی لکھے اور خاص طور پہ CCPO کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے ان کی طرف سے بھی ایک لیٹر لکھا گیا ہے کہ آپ کو لاہور چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کو رپورٹ کریں. اگر نہیں رپورٹ کرتے تو ایک قانونی پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس کے ذریعے, کیونکہ کوئی بھی PSP افسر جو ہوتا ہے وہ وفاق کا ملازم ہوتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ وفاق کا ہی حق ہوتا ہے. وہ قانونی کارروائی جو ہے اس وقت وفاق کر رہی ہے. اچھا سلیم سے چونکہ وقفہ ہونے والا ہے تو میں ایک مختصر سوال کرنا چاہوں گا. آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اسلحہ بردار ہوں گے, گڑبڑ ہوگی. وہ جو کنڈاپور صاحب کی آڈیو بھی سنائی انہوں نے, اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو جلوس ہے, جو لانگ مارچ کے راستے میں بھی کسی ایسی گڑبڑ کا امکان ہے, لہذا انہوں نے پنجاب حکومت کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اقدامات کریں. اگر صوبائی حکومت کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہیں اور وہ اقدامات نہیں کرتی تو پھر مرکز اور پنجاب کے حوالے سے کیا سینیریو بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے, صوبائی حکومت اگر اقدامات نہیں کرے گی تو ظاہر ہے پھر ایک ٹینشن کا ماحول چل رہا ہے, پھر دوبارہ سے چلے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لانگ مارچ ہے اس کے لیے جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سیکورٹی فراہم کی گئی ہے. جو عمران خان کا قافلہ ہے, اس کا کنٹینر ہے, اس کے آگے بھی کوئی درجنوں جو ہے گاڑیاں ہیں. SP لیول کے افسر ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور تمام جو متعلقہ SHOs ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں اور لائن سے پولیس جو ہے وہ بھی منگائی گئی ہے اور ایلیٹ فورس کے جو جوان ہیں وہ بھی اس لانگ مارچ کی حفاظت کر رہے ہیں. اب اس کو حفاظت کہہ سکتے ہیں, سیکورٹی کہہ سکتے ہیں, جو مرضی کہیں, لیکن پولیس کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اور جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اس میں اسلحہ بردار لوگ شامل ہو سکتے ہیں, ہم نے یہ کافی زیادہ اس کو مانیٹر کیا ہے. لانگ مارچ میں کوئی بظاہر ابھی کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے پاس کوئی اسلحہ, اور اگر اسلحہ ہوگا بھی تو کسی کی گاڑی میں موجود ہوگا, اس کی نمائش نہیں کی گئی. اور اگر اسلحہ ہے تو پھر یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چیک کریں کہ وہ لائسنسی اسلحہ ہے یا بغیر لائسنس کے. کیونکہ ہمیں بریک لینی ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے اپنے تینوں مہمانوں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. آسما سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں, وقت کم ہے, گستاخی معاف. مختصر سا سوال ہے, جواب آپ کا چاہیے بھرپور قسم کا. ماضی میں جب بھی لانگ مارچ ہوا, دھرنے ہوئے, اس کے نتیجے میں حکومتیں تو نہیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن جمہوریت کمزور ہوتی ہے. اس دفعہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, جمہوریت کمزور ہوتی ہے. اس دفعہ بھی انٹرونشن کا خطرہ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر سیاسی جماعت کوئی سڑک کے اوپر ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے یا پاکستان کے اندر آئین کو توڑا جائے یا مارشل لا لگایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو, اور خاص کر کے وہ سیاسی جماعت جو سڑک پہ, اس کو بھی سوچنا چاہیے. اس وقت اگر انتخابات ہوتے ہیں آپ سے 6 مہینے بعد تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ٹائچو صاحب, یہ تو بالکل کھلی بات ہے, خان صاحب کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اگر یہ سسٹم ڈیریل ہوتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یہ بھی میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. پاکستان کو تو ہو گئی, لیکن عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ اس کا نقصان. بالکل, یہ بڑا کوشچن ہے کہ سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا. لال چند صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ جو تقریریں عمران خان صاحب نے کل فرمائی ہیں, جو آج فرمائی ہیں, میں انڈین چینل کو کوٹ نہیں کروں گا, آپ نے دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں بہت سے صوبوں کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گفتگو, اس طرح کی گفتگو اسفندیار ولی نے, آصف زرداری نے, اختر مینگل نے یا محمود اجغزی نے کی ہوتی تو پھر سینیریو مختلف ہوتا. عمران خان صاحب بات کر جاتے ہیں, پوچھتا کوئی نہیں ان سے. سر میں دو تین چیزیں امیڈیٹلی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارا لانگ مارچ پیسفل ہے, اس لیے اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ملک میں مارشل لا کا خطرہ ہو. ہم سمجھتے ہیں یہ فوج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, پاکستان کے لیے مضبوط فوج ہونا ضروری ہے. دیکھیں کس نے پاک فوج کے خلاف باتیں نہیں کی, اس سے خطرناک کس نے نہیں کی. آپ مجھے بتائیں, اس سے مطلب ہے جس کا مطلب کہ اگر میں کروں گا پھر آپ کو بھی کرنی ہے. نہیں, ہم نے کوئی نہیں, ہم نے ایک بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے, ایک بھی بات نہیں کی ہے. مخاطب کر کے DGI کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ کان کھول کر سن لیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نااہل ہے, اس وجہ سے DGI کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی. یہ اگر اپنا بیانیہ قوم کو بھیج سکتے, یہ قوم کو بتا سکتے, اپنا جھوٹ, اپنی سازش چھپا سکتے, یہ سائفر چھپا سکتے, تو یہ سائفر کو تو انہوں نے پھر زندہ کر دیا. تو عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کر دیا.
देखिए माइक पर जो कुछ कहा जिसको इंडियन चैनल दिखा रहे हो ठीक कह रहे हैं। देखिए अच्छा अब चैनल्स पे आ जाओ, चैनल्स पे तो यहाँ पाबंदी डली है ना, पूरी दुनिया दिखा रहा है, इंडियन चैनल्स बीबीसी दिखा रही है, उन्होंने कितने चैनल्स दिखा रहे हैं उन्होंने। देखिए वो हम भी दिखाते हैं उनकी तकरीरें उठा के, वो हमारे दुश्मन है। अच्छा मेरे पास आखिरी मिनट में हम किसी दोस्त मुल्क की उठा के बात करें, बीबीसी की बात करें, दूसरे चैनल्स की बात करें। आप ये बताइएगा अब कल क्या होगा, कल क्या होना है, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर आप बता दीजिएगा कल रवानगी कब है, कैसे है और स्केड्यूल क्या है। देखें जी, जब तक कोई मामला तय नहीं होते तो ये लॉन्ग मार्च मेरा ख्याल है इसी तरह चलेगा। और लॉन्ग मार्च के लिए 11 बजे का ऐलान किया गया, लेकिन उससे पहले जो है 11:30 बजे जो है वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ज़मान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह पर। उसके बाद जो है वो फिर ये लोग निकलेंगे और मेरा यही ख्याल है कि कल भी जो है कोई 2 बजे के करीब अगर लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो होगा और फिर कामों की तक जाएगा या उससे आगे जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया सलीम शेख साहब, आपका हमारे साथ मौजूद रहे और आपने लाहौर से बल्कि मरीज के से जहां आप लॉन्ग मार्च के साथ मौजूद हैं वहां से आपने अपना पर्सपेक्टिव दिया। आसमा शराई साहब आपका बहुत शुक्रिया और लालचंद साहब आपका शुक्रिया। कल देखेंगे कि अब ये जो मुज़ाकरात का ऊंट है किस करवट बैठता है, कंटिन्यू करता है लॉन्ग मार्च, रुक जाता है या पंजाब के मैदानों में उस वक्त तक घूमता फिरता है जब तक कोई मुस्बत या मनफी नतीजा दोनों फ्रीकैन के बकौल सामने न आ जाए। अपने मेजबान तारिक चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।